Hello students, I Amol Sharma. Once again welcome you all in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Students, this video is for class 9th and in this video we will continue our previous lecture on separating methods of components of mixture. Students, हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए थे टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर की मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हमें सेपरेट करने हैं उसके हमने कुछ मेथड सेपरेट किए थे। तो हमने 3-4 मेथड स्टडी जो थे आपके वो हमने उस वीडियो में स्टडी किए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो भी मेथड हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए लगाते हैं वो डिपेंड करता है उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर कि वो सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं, कलर्ड हैं। इस तरह के हम उनकी प्रॉपर्टीज को या शेप के, साइज के, कलर के बेसिस के ऊपर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है सेपरेटिंग ए मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। कि हमारे पास मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, एक मैग्नेटिक है एक नॉन मैग्नेटिक है। मींस कि एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और एक नॉन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो उन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? तो एज द वर्ड मैग्नेटिक, तो हमें मैग्नेटिक वर्ड से पता चल जाता है कि हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो हम यूज करेंगे मैग्नेट की हेल्प से उनको सेपरेट करेंगे। तो जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे और पीछे जो है वो रह जाएगा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारे पास एक मिक्सचर है सल्फर और आयरन का। आयरन फिलिंग्स का एक मिक्सचर है। सल्फर इज ए येलो कलर्ड पाउडर और आयरन फिलिंग्स जो है वो ग्रेइश कलर की होती हैं और रस्टेड आयरन जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो हमारे पास आयरन फिलिंग और सल्फर का मिक्सचर है। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? हम मैग्नेट लेंगे, उस मिक्सचर के ऊपर रोटेट करेंगे तो जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी और पीछे रह जाएगा सल्फर। एक और मेथड है हमारे पास कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर के मिक्सचर को कार्बन डाइसल्फाइड में डालेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिकल में भी है, ये वाली एग्जांपल आपने उसमें भी इसको स्टडी करना है कि बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें क्या होगा कि जब हम सल्फर फिलिंग और आयरन फिलिंग्स और सल्फर के पाउडर को जब हम कार्बन डाइसल्फाइड में डालेंगे तो सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो जाएगा। और जब उस मिक्सचर को हम फिल्टर करेंगे तो आयरन फिलिंग्स एज ए रेजिड्यू वो आ जाएंगी फिल्टर पेपर के ऊपर और फिल्ट्रेट में चला जाएगा सल्फर पाउडर। उसके बाद हम उस फिल्ट्रेट को एलो करेंगे टू सम फॉर सम टाइम टू एलो इन द हीट ऑफ सन। तो उसकी सन की हीट में वो उसमें से कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट कर जाएगा और पीछे रह जाएगा सल्फर। तो इस तरह से हम सल्फर और आयरन फिलिंग के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब हमारा पहला वाला जो था वो मैग्नेटिक सब्सटेंस था। दूसरी एक्टिविटी मैंने इन एडिशन आपको बताई कि एक ये मेथड भी है सेपरेट करने के आयरन और सल्फर को। ये इसलिए ताकि आपके सिलेबस जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसका भी थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट आ गया सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स। तो कोई भी लिक्विड अगर उनके अंदर लिक्विड्स के अंदर एबिलिटी है एक दूसरे में मिक्स होने की, उसे हम कहते हैं मिसिबिलिटी। और अगर वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं तो वो आती है उसकी एबिलिटी इमिसिबिलिटी। तो अगर दो सॉल्यूशन जो हम मिक्स कर रहे हैं अगर वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनके बीच में एक लेयर आ जाती है, तो देन दोज लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर दे आर कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड and their ability to not to mix with each other is called as immiscibility. तो these liquids do not mix with each other, they form a separate layer. तो जैसे हमारे पास आप फिगर में देख रहे हो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, हमने एक केरोसिन ऑयल लिया और एक वाटर। तो अब सेपरेटिंग फनल, ये हमारी जो ऑपरेटर्स है जो हम इमिसिबल लिक्विड्स को यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, वहां पे जो हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं वो क्या है? सेपरेटिंग फनल। तो आप इस सेपरेटिंग फनल में देख सकते हो दो अलग अलग लेयर, एक ब्लू कलर की एक येलोइश कलर की। तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। सो दीज आर द इमिसिबल लिक्विड। अब इन इमिसिबल लिक्विड्स को, इस मिक्सचर को अगर हमें दोनों को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेटिंग फनल। हमने एक सेपरेटिंग फनल में दोनों का मिक्सचर ले लिया, देन फिट द स्टॉपर इन द सेपरेटिंग फनल, उसके ऊपर हमने स्टॉपर लगा दिया और इसको क्या किया हमने? शेक द मिक्सचर थारोली, इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और फिर इसे हम एलो कर देंगे टू स्टैंड फॉर सम टाइम। You will observe that two layers will be formed. The liquid with low density forms the upper layer and liquid with high density forms the lower layer. Means you can say that this principle is based upon the densities. It works upon the principle of densities की means कि जिस liquid की density कम है वो liquid ऊपर float करेगा और जिस liquid की density ज्यादा है वो नीचे की तरफ चला जाएगा।
तो इस तरह से दो लेयर्स बन जाएंगी, वाटर बीइंग हायर इन डेंसिटी वो नीचे वाली लेयर बना लेगा, और केरोसिन बीइंग लाइटर इन डेंसिटी इट विल फॉर्म द अपर लेयर. After that, the stopper is taken out and the lower layer is run out into beaker by opening the stopcock of the separating funnel. जब दो सेपरेट लेयर बन जाएंगी, हम उसमें से स्टॉपर को हम हटा देंगे ताकि उसके ऊपर एयर का प्रेशर थोड़ा सा बाहर से पड़े, और जैसे ही हम स्टॉप कॉक को खोलेंगे तो जो लोअर लेयर है वाटर की, वो धीरे धीरे सारा वाटर जो है नीचे हमारे पास एक कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा. जैसे ही जो कैरोसिन ऑयल स्टॉप कॉक के पास पहुंचता है, इस टैप के पास पहुंचता है, इट एक्ट एज ए टॉप टैप. जो स्टॉप कॉक है एज ए टैप एक्ट कर रही है. जैसे ही वो कैरोसिन ऑयल इसके पास पहुंचेगा, वी विल क्लोज द स्टॉप कॉक. एज ए रिजल्ट जो हमें वाटर अलग मिल जाएगा, और ऊपर वाले सेपरेटिंग फनल में क्या रह जाएगा, कैरोसिन ऑयल. फिर हम कंटेनर दूसरा वाला रखेंगे और दोबारा स्टॉप कॉक को खोलेंगे तो दूसरे कंटेनर में हमें कैरोसिन ऑयल मिल जाएगा. तो इस तरह से हमने मिक्सचर इमिसिबल लिक्विड्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेटिंग फनल. Next is the miscible liquids. So what miscible liquids are? We already discussed that liquids which mix with each other in any ratio. कि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स हो जाते हैं तो दे विल फॉर्म ए होमोजेनियस सॉल्यूशन. मतलब कि हमें ऐसा लगेगा कि सिंगल एक ही सब्सटेंस है. दे डू नॉट फॉर्म द सेपरेट लेयर. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, हमारे पास एक डाइड रेड वाटर है हमारे पास, और साथ 80 ml और 20 ml हमने इथेनॉल लिया है. दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन आ गया, और ये सारा का सारा रेड हो गया. ऐसा लग रहा है ये एक ही सॉल्यूशन है. मतलब कि इथेनॉल और वाटर ने कोई सेपरेट लेयर्स नहीं बनाई हैं. इट अपीयर्स एज इट इज ए सिंगल सब्सटेंस. तो सच लिक्विड्स व्हिच मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड एज मिक्सिबल लिक्विड्स. अब हमें इन्हें सेपरेट करना हो तो इसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे. अब अगेन कि अगर हमें दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. एक होता है डिस्टिलेशन और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब दोनों मेथड में क्या है कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि डिस्टिलेशन हम उन लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है. मतलब कि अगर दो लिक्विड है हमारे पास, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड से 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा या कम होना चाहिए, या उससे 25 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डिस्टिलेशन. और अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तब जो मेथड हम अप्लाई करेंगे वो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो इट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड्स, कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा है या कम है, तो अकॉर्डिंगली हम मेथड अप्लाई करेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन हम उन लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. अब हमारे पास हमने दो मिक्सिबल लिक्विड्स ले लिए एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में. तो हम दो मिक्सिबल लिक्विड ले लेते हैं, एक वाटर और एक एसीटोन. जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन, और जो एसीटोन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है. तो इनका डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. तो इसलिए हम इनको लिए जो मेथड अप्लाई करेंगे दैट इज द सिंपल डिस्टिलेशन. इसमें क्या होगा कि जब हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसमें हमने ये मिक्सचर लिया है, जब इसे हम हीट करेंगे तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा उसके वेपर्स पहले बनेंगे, और वो कंडेंस होकर दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे, और पीछे रह जाएगा दूसरा लिक्विड. तो हमें करना क्या है कि हमने apparatus को अरेंज करना है जिस तरह से आपको ये फिगर में दिखाया हुआ है. अब हमारे पास ये एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसके बीच में हमें मिक्सचर लेना है. इसको हमने क्लैंप की मदद से एक स्टैंड के साथ अटैच किया हुआ है. इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने डाल दिया एक थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर किसके लिए, कि टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए कि कब टेम्परेचर पहुंचेगा. यहाँ पे साथ में एक लेबेग कंडेंसर है, या सिंपल कंडेंसर हम कह सकते हैं. ये कंडेंसर का काम क्या है, टू कंडेंस द वेपर्स, मतलब उनका टेम्परेचर डिक्रीज करना, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना. और इस कंडेंसर का टेम्परेचर, लेबेग कंडेंसर का टेम्परेचर कौन मेंटेन करेगा, ये कोल्ड वाटर. यहाँ पे दो सप्लाईज हैं, एक वाटर आउट वाटर इन. तो ठंडा पानी इसमें आता रहेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा. वो टेम्परेचर जब लिक्विड गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तो उसके बाद ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा. तो यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी कोल्ड वाटर की. फिर यहाँ से हमारे पास एक फ्लास्क है, रिसीविंग फ्लास्क. तो यहाँ पे हमने लिक्विड्स को कलेक्ट करने के लिए ये रखा हुआ है. तो इस तरह से आपने ये बर्नर आ गया जिसे हमने मिक्सचर को हीट करना है. तो अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर. Now take about 200 ml of mixture in the distillation flask. Heat the flask slowly until the solution starts boiling and keep a close watch on the thermometer. Soon the temperature becomes constant at 56 degrees Celsius. The acetone vaporizes, condenses in the condenser and is collected in the receiver. When no further acetone comes out of the condenser, take out the receiver containing acetone. Continue heating till the temperature reaches 100 degrees Celsius. Collect the distillate, that is water, after a few minutes in another receiver.
In this way, water and acetone get separated by the simple distillation method. मीन्स आपको करना क्या है कि डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने इस मिक्सचर को हीट करना है। जैसे ही आपने थर्मोमीटर पे टेम्परेचर देखते ही जाना है, जब 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा तो वहां पे ये टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसीटोन वेपर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो एसीटोन के यहाँ वेपर्स बनेंगे। दीज वेपर्स विल राइज एंड पासिस इनटू द कंडेंसर। यहाँ पे कंडेंसर में जैसे ही वेपर्स बनेंगे तो वो वेपर्स ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ड्रॉपलेट धीरे धीरे ड्रॉप जो है वो रिसीविंग फ्लास्क में आ जाएंगे। तो 56 डिग्री सेल्सियस पे जब ये सारा का सारा एसीटोन यहाँ पे रह जाएगा तो पीछे यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या रह गया? वाटर। फिर उसके बाद टेम्परेचर आप इंक्रीज करो। जब एसीटोन यहाँ पे निकलना बंद हो जाएगा तो इस फ्लास्क को हटा दो, इसकी जगह दूसरा फ्लास्क रखो और यहाँ पे इसे कंटिन्यूसली हीट करते रहो। जब इस फ्लास्क का टेम्परेचर, अब सिर्फ इसमें वाटर है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ये वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे और फिर ऐसे ही वो कंडेंसर में जाके कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे दूसरे फ्लास्क में, ठंडे होंगे, ड्रॉप्स बनेंगे और अल्टीमेटली वाटर जो हमें दूसरे फ्लास्क में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने दो लिक्विड्स को हमने सेपरेट कर लिया जो कि मिसिबल थे विद द हेल्प ऑफ ए डिस्टिलेशन मेथड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टिलेशन मेथड जो हमने कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे आपको मैंने बताया कि ये मेथड जो है ये उन लिक्विड्स के लिए हम यूज करेंगे कि जिनको बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। Chemical compounds are separated by heating them to a temperature at which one or more fractions of the mixture will vaporize. It uses distillation to fractionate. Generally, the component parts have boiling point that differ by less than 25 degrees Celsius from each other under a pressure of 1 atmosphere. If the difference of boiling point is greater than 25 degrees Celsius, a simple distillation is typically used. So the mixture is heated to a temperature at which one or two components of the mixture will vaporize. Fractional distillation involve repeated distillation and condensation. कि बार बार हम इसे हीट करेंगे, जैसे एक लिक्विड बॉयल करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से जितने भी उसमें लिक्विड होंगे वो धीरे धीरे हम सेपरेट करेंगे। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो वो लिक्विड्स यूज सेपरेट करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास मिक्सचर है एसीटोन का और मिथेनॉल का। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट हमने पीछे भी देखा 56 डिग्री सेल्सियस और मिथेनॉल का 64.7 यानी 65 डिग्री सेल्सियस है। तो राउंड ऑफ अगर हम देखें इसको 65 लिख लेते हैं हम, तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसलिए हम इसमें जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे? हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें भी हमारे पास कुछ अपरेटस है यहाँ पे। तो क्लैंप है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसे हमने हीट करना है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक अलग से चीज है, वो है फ्रैक्शनल कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो डिस्टिलेशन में नहीं था। और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में क्या है? ग्लास बीड्स। डिस्टिलेशन में कंडेंसर डायरेक्टली डिस्टिलेशन फ्लास्क से कनेक्टेड था। यहाँ पे जो कंडेंसर है वो किससे कनेक्टेड है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ। और फिर आ गया हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क। तो ऑपरेटर्स आपने इस तरह से इसको अरेंज करना है। तो जो मिक्सचर है इज टेकन इन ए राउंड वाटर फ्लास्क व्हिच इज कनेक्टेड टू ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज a tube full of glass beads. The side tube of fractionating column is fitted with Liebig's condenser. अब यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देखें कि इसका यूज क्या है, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का अगर हम कहें, द पर्पस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज टू इंक्रीज द कूलिंग सरफेस एरिया। कि जो सरफेस एरिया है ताकि वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। अब देखो डिस्टिलेशन फ्लास्क का सरफेस एरिया कम है, ऊपर आप इसकी ट्यूब का देखें तो यहाँ पे थोड़ा कूलिंग सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और दूसरा, दिस इज फुल ऑफ ग्लास बीड्स। अब ग्लास बीड्स का फंक्शन क्या है? द ग्लास बीड का फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन टू द असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग लिक्विड। जो नीचे की तरफ जो वेपर्स यहाँ से राइज करेंगे उनको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, ताकि जो ज्यादा स्पीड से वेपर्स हैं वो निकल जाएं, जिनकी स्पीड कम है, जो जो ज्यादा जो हम कहें कि लो वोलाटाइल हैं, वो यहाँ पे फंस जाएं। और जो लिक्विड नीचे वापस आ रहा है उसको भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। मतलब इनका काम क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करना टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द वेपर्स एज वेल एज टू द लिक्विड, ताकि उनको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, उनको रुकावट प्रोवाइड की जाए। किसको? जो वेपर्स यहाँ से राइज करेंगे और जो लिक्विड वापस आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे लैबिक कंडेंसर जो है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ फिट है। तो अब जैसे ही आप मिक्सचर को हीट करेंगे तो यहाँ से धीरे धीरे वेपर जो है वो राइज करेंगे। द डिस्टिलेशन फ्लास्क इज हीटेड ऑन ए बंसन बर्नर. The temperature of mixture rises gradually and the liquid starts boiling. The vapors of more volatile component leaving the fractionating column from the exit near the top, while the vapors of low volatile component get condensed in the fractionating column and return to the distillation flask.
तो जो लिक्विड जो कि ज्यादा वोलाटाइल है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वोलाटाइल वो होता है जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, या हम कह सकते हैं जो ज्यादा वोलाटाइल है, वो पहले वेपोराइज करेगा और यहाँ से वो एस्केप करता हुआ बीड से चला जाएगा किसके बीच में, कंडेंसर के बीच में। और जो लिक्विड कम वोलाटाइल है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके वेपर्स यहीं पे कंडेंस होके वापस लिक्विड की फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो हाई वोलाटाइल लिक्विड या लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, वो यहाँ से वेपर्स राइज करेंगे और कंडेंसर में ठंडे होके आ जाएंगे। कई बार हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में पोर्सिलिन पीसेस भी ऐड करते हैं ताकि उनको जो लिक्विड है उनकी बम्पिंग को रोका जाने के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टिलेशन स्मॉल पीसेस ऑफ पोर्सिलिन आर एडेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क टू प्रिवेंट द बम्पिंग ऑफ टू प्रिवेंट द बम्पिंग, मतलब कि जो लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे के साथ, जो पार्टिकल्स हैं इनके मिक्सचर या वेपर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ना टकराएं, तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो यहाँ से वेपर्स बनेंगे और वेपर जो है वो यहाँ से पास करके हाई स्पीड से चले जाएंगे कंडेंसर में, कंडेंसर में वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर दूसरे में कलेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे हमने मिक्सचर लिया था एसीटोन का और मिथेनॉल का, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो पहले वेपर्स बनेंगे, वो एस्केप आउट हो जाएंगे यहाँ से बीड से, और वो जाके कंडेंसर में कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। फिर जैसे ही टेम्परेचर यहाँ से थर्मोमीटर दिया, जैसे टेम्परेचर 65 के करीब पहुंचेगा, तो ये भी वेपर्स बन के यहाँ से निकलेंगे, आप दूसरे रिसीविंग फ्लास्क में उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो ज्यादा वोलाटाइल थे, द वेपर्स आर मोर वोलाटाइल कंपाउंड component enters the condenser and get condensed. The distillate consisting of pure but more volatile component is collected in the receiver. The less volatile component distills afterwards at a high temperature. A new receiver placed collect the second distillate. तो इस तरह से आप जो है वो दो अलग अलग लिक्विड्स को कलेक्ट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो मेथड हम क्लियर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है वो हम यूज करते हैं। इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि कहाँ-कहाँ हम इस मेथड को यूज करते हैं। इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल प्लांट्स, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स। पेट्रोलियम रिफाइनरीज में वहां पे भी हम इसे यूज करते हैं कि जो पेट्रोलियम है इट इज ए क्रूड ऑयल, तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, एसफॉल्ट, नेफ्था, केरोसिन ऑयल, वैक्स, वो सारे जो हैं वो हम पेट्रोलियम गैस वो सब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही निकालते हैं। किसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं? पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको कि डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करते हैं। Moreover, it is used in several industries like oil refineries and chemical plants, mainly for purification and separation of many organic compounds. So these are some applications of fractional distillation. Now, the next topic after that is the separating the components of air. तो जैसे अभी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन हमने पढ़ा, तो हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एयर के हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो clean air is a homogeneous mixture of various gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor, and noble gases like helium, neon, argon, xenon, and krypton. So air is a mixture of number of gases. So main component is nitrogen 78%, then oxygen 21% approximately. Argon is 0.93, other carbon dioxide 0.038%, and then noble gases. Noble gases are inert gases which do not react, जो react नहीं करते हैं, like xenon, neon, hydrogen, helium, krypton. तो ये आ गई नियॉन गैसेस। तो हर एक गैस का डिफरेंट फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए हम इसको एयर को पहले हम लिक्विफाई करेंगे और लिक्विफाई करने के बाद इसे स्पेशली डिजाइंड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू हम पास आउट करेंगे ताकि ये आसानी से हम इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें। तो किया क्या जाएगा, इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Air is first filtered to remove dust particle because air contain number of dust particles also, pollen grains भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले हमें उनको अनवांटेड पार्टिकल को सेपरेट करना है। Then it is compressed under high pressure. The compressed air is then passed through a water condenser to decrease its temperature. क्योंकि हमें गैस को लिक्विफाई करना हो तो हमें एक साथ दोनों मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। पहले कंप्रेस करेंगे हाई प्रेशर और उसके बाद हम इसे वाटर कंडेंसर से पास करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए और ये लिक्विड बन जाए। उसका द कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इज नो पास्ड थ्रू ए सेपरेटर, एक सेपरेटर से हम पास करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हम सेपरेट आउट कर लेंगे
बिकॉज एट लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही ये दोनों जो है 0 डिग्री पे वाटर जो है वो फ्रीज कर जाएगा। तो अगर वो हमने सेपरेट नहीं किया तो वो एस्टोपरेटस की पाइप्स को क्या कर देगा, अंदर से ब्लॉक कर सकता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ड्राई आइस है और वाटर वेपर्स को हमें सेपरेट आउट करना है। रिपीटेड कंप्रेशन के बाद एयर जब बिल्कुल लिक्विड बन जाएगी तो उसे हम दोबारा हम पास करेंगे एक एक्सपेंशन जेट में से। एक्सपेंशन जेट के बाद हम इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। जो लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है -190 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आपको बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जिसके वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, मतलब हाई वोलेटाइल लिक्विड, पहले वो वेपर्स बनेगा और ऊपर जाके टॉप के ऊपर से वो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एर्गॉन, इसका बॉइलिंग पॉइंट -180 डिग्री सेल्सियस है। तो उसके बाद वो यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। और तीसरा आ गया ऑक्सीजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उनसे सबसे ज्यादा है -183 डिग्री सेल्सियस। तो वो लास्ट में कलेक्ट होगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है। आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप देख सकते हो कि एयर जो है पहले हमने इसको फिल्टर करके कंप्रेस किया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू स्लाइटली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पहुंचेगा तो वाटर एज ए आइस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसे फर्दर कंप्रेस करेंगे कहाँ तक, -78.50 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज ए ड्राई आइस वो सेपरेट सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो हमें उसको भी सेपरेट आउट करना है। इन दोनों को हमें सेपरेट करना है ताकि ये हमारे प्रोसेस को चोक ना कर दें। इसके बाद हम इस एयर को फर्दर कंप्रेस करेंगे -200 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो लिक्विफाई हो जाएंगी और नोबल गैसेस एज ए गैसेस ही वो एस्केप आउट कर जाएंगी। उनको हम अलग से एस्केप कर देंगे। पीछे बची ये 3 गैसेस, इनको अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल कॉलम में डाल देंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो आप इसको हम हीट करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर जो है उस मिक्सचर का -196 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वहां पे नाइट्रोजन जो है वो कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लगभग 78% है। तो वो यहाँ से सारी कलेक्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से वो हम वेपर्स इसको कलेक्ट कर लेंगे और उससे कंडेंस लिक्विड जो है वो अलग हो गया, वेपर्स बनेंगे और वेपर्स को लिक्विफाई करके सेपरेट कर लिया। -186 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो नेक्स्ट आ गया -186 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे आर्गन एवेपोरेट करेगा और उसे कलेक्ट कर लेंगे। और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो है ऑक्सीजन का -183। तो उस पे जाके ऑक्सीजन इवेपोरेट करेगा और उसको भी हम कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सारे के सारे कंपोनेंट जो थे वो हमने सेपरेट आउट कर लिए। तो दिस इज द मेथड हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो आई होप आपको डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम दोनों मेथड को अप्लाई करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो देयर इज अनदर मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, दैट इज सेपरेटिंग द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। अगर कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, मतलब एक कलर दूसरे कलर में डिसॉल्व है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज अ क्रोमेटोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी। Means you can say that this method is based upon that a same solute is dissolved in the same solvent। Means solute और solvent दोनों same है, मतलब कलर ही कलर में डिजॉल्व है। तो कलर ही solute है, कलर ही solvent है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी पेपर के ऊपर जब इन कलर्स को डालते हैं तो उनकी अपनी अपनी स्टिकिंग प्रॉपर्टी, एडिजिव प्रॉपर्टीज हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पोजिशन पे वो उसके साथ चिपकते जाएंगे, तो अलग अलग हाइट्स पे। तो इस तरह से हम उनको सेपरेट कर देंगे। The process of separation of the components of the difference in the adsorption of different components on the surface of a solid is called as the chromatography। तो ग्राफी जो आ गया मतलब राइटिंग यानी पेपर की हम बात करते हैं। तो इसमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे किसके बेसिस के ऊपर, डिफरेंस इन द एडसॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब कि किसी भी पेपर के ऊपर इनके चिपकने की एबिलिटी, दैट इज द एडसॉर्प्शन। तो उसके ऊपर ये मेथड डिपेंड करता है, मतलब कि हर एक कलर की चिपकने की एबिलिटी किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, कोई जल्दी चिपकेगा, कोई धीरे धीरे चिपकेगा। तो उसके बेसिस के ऊपर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज अ क्रोमेटोग्राफी। द सेपरेशन टेक्निक वाज ओरिजिनली कन्फाइंड टू सेपरेटिंग कलर सब्सटेंस। तो क्रोमा मीन कलर, ग्राफी मीन राइटिंग। तो सबसे पहले ये कलर्स को ही सेपरेट करने के लिए यूज किया गया था। So in this separation technique, the component retain their individuality during the separation process, but the colored component of the mixture to be separated must be soluble in same solvent। जैसे मैंने आपको बताया कि soluble होने चाहिए in the same solvent, मतलब कलर कलर में ही डिसॉल्व है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कंपोनेंट्स इन डाई को सेपरेट करने के लिए, ड्रग्स को ब्लड से सेपरेट करने के लिए और पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स।
तो हम इसको एक एप्लीकेशन इसकी देख लेते हैं। तो सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ब्लैक इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमारे पास ब्लैक इंक है, उसके कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे हम बाय द मेथड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या करेंगे हम, टेक ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड मार्क ए लाइन ऑन इट विद ए पेंसिल अबाउट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक एट द सेंटर ऑफ द लाइन एंड ड्राई द स्पॉट इन एयर। Suspend the filter paper into a glass jar containing water, that is solvent, so that the spot is slightly above the water level. Stopper the glass jar so as that space inside the glass jar becomes saturated with the water. Allow the arrangement to stand for some time. हमने क्या करना है, एक फिल्टर पेपर स्ट्रिप ली जिसके ऊपर नीचे से थोड़ा सा हाइट के ऊपर 5 सेंटीमीटर हाइट पे एक हमने लाइन ड्रा कर लेनी है, और उसके ऊपर हमने एक इंक का ड्रॉप जो है वो आपने डालना है, जिसको आप जिसके कंपोनेंट सेपरेट करने हैं। उसके बाद आपने ग्लास जार में उसको सस्पेंड कर देना विद द हेल्प ऑफ सम पिन और समथिंग। और लेकिन उसमें एक चीज याद रखना है कि जो स्पॉट है वो वाटर में डिप ना करे, मतलब कि सिर्फ जो पेपर स्ट्रिप का एंड है इट जस्ट शुड टच द वाटर, नॉट डिप इनटू द वाटर। वो वहां से उसके बीच में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रॉप पानी में चला गया तो वो हमारा प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो स्ट्रिप की टिप है, जो नीचे बॉटम है सर, वही वाटर के साथ टच करे, जो ड्रॉप है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए। उसके बाद स्टॉपर को लगा दो ताकि वाटर वेपर अंदर सैचुरेट हो जाए वो जो ग्लास जार है, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अरेंजमेंट को। आप क्या देखोगे, वाटर राइजेस along the filter paper due to the adsorption of the water molecules on the filter paper. Water reaches the spot and removes the component of ink at various speeds, as the different component have different solubility. After water has reached a suitable height, say 15 to 20 centimeter, open the gas jar, remove the paper and dry the filter paper in air. 2 or 3 colored spots are observed at different heights. The colored component, which is more soluble in water, rises faster than the other component. This activity shows that black ink is a mixture of several dyes. उसके बाद आप देखोगे कि जैसे आपने ऑपरेटर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, धीरे धीरे वाटर जो है वो फिल्टर पेपर से धीरे धीरे चिपकता जाएगा, मतलब धीरे धीरे वाटर वेपर जो है वो राइज करता जाएगा। जैसे जैसे वो राइज करेगा तो वो अल्टीमेटली स्पॉट के साथ पहुंचेगा, स्पॉट को टच करेगा उस इंक स्पॉट को, और धीरे धीरे उसके कंपोनेंट जो है वो हाई स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। जब 15 टू 20 सेंटीमीटर जो ऊपर पहुंच जाए वाटर, तो उसको स्ट्रिप को बाहर निकालो और उसको थोड़ी देर के लिए आप सुखा लो। आप देखोगे कि उसके ऊपर स्ट्रिप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्पॉट मिलेंगे। मतलब उस ब्लैक इंक का जो कलर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी वो जल्दी डिजॉल्व होगा, उसका स्पॉट सबसे ऊपर आएगा, और जिस कलर की सॉल्युबिलिटी कम थी उसका स्पॉट उससे नीचे आएगा। अब से अगर 4-5 कलर्स हैं तो पांचों कलर के आपको अलग अलग स्पॉट नजर आएंगे। जिस कलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी उस कलर का स्पॉट सबसे ऊपर होगा, और जिस कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी उसका स्पॉट सबसे नीचे होगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि उस ब्लैक इंक के बीच में कौन कौन से कलर्स उसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से कलर मिक्स थे। तो इस तरह से हमने डिफरेंट कलर कंपोनेंट जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्रोमेटोग्राफी समझ आ गया होगा कि क्या इसको मेथड है और किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं। तो ये इस लेसन के कुछ मेथड्स थे हमें मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। तो आई होप कि आपको सारे मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कुछ इस वीडियो में थे और कुछ हमने पिछले वीडियो में हमने शेयर किए थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इस लेसन का वो देखते हैं, वो क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन इन वाटर वर्क्स। कि वाटर जो है हमारे घरों में जो आता है वो कैसे प्यूरिफाई होकर हमारे पास आता है। अब जितना भी वाटर जो हमारे घरों में आता है पीने के लिए, वो कहाँ से आता है, जो नियर बाय सोर्स ऑफ वाटर होगा, चाहे कोई नदी होगी, कोई लेक हो सकता है, कोई बड़ी सी पॉन्ड हो सकता है। तो वहां से जो वाटर हमारे पास आता है वो कुछ प्योर होके आता है, क्योंकि वाटर जो है वो इन सोर्सेज से, फ्रेश वाटर सोर्स जो भी है वो डायरेक्टली फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। और जो वाटर पीने के लिए जो हम कहें फिट फॉर ड्रिंकिंग हो, उसे हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। और पोर्टेबल वाटर क्या होता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ना तो उसका कोई कलर होता है, ना उसकी कोई स्मेल होती है, ना ही कोई टेस्ट होता है। तो जो भी वाटर है, अगर कोई हमें पानी साफ नजर आ रहा है, तो क्लियर वाटर डजंट मीन दैट इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। इट मे कंटेन सम जर्म्स इन इट। सो इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो इट अंडरगोज द वेरियस स्टेप्स। तो वाटर फ्रॉम सच सोर्सेज प्रोसेस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक इट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले है स्क्रीनिंग। तो वाटर फ्रॉम रिवर लेक इज पास थ्रू द स्क्रीन्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ होल्स। हियर द फ्लोटिंग मैटर इज रिटेन्ड बाय दीज स्क्रीन्स। तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं जिनमें होल्स हो सकते हैं, बड़े बड़े आयरन बार्स हो सकते हैं। तो जब पानी उन आयरन बार्स में से या उन होल्स में से जाता है, तो बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे बड़े बड़े पॉलीथीन हो सकते हैं, कोई पेपर बैग्स हो सकते हैं, कोई क्लॉथ बैग्स हो सकते हैं। तो बड़े बड़े जो इम्प्योरिटीज हैं जिनका साइज ज्यादा है,
वो उनके बीच में फंस जाते हैं, तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज जो है वहाँ पे सेपरेट हो जाती हैं। After that, water is then pumped into settling tank where most of the suspended particles settle down at the bottom tank due to the force of gravity. The spurnut and water is then sent to another tank called the loading tank. इसके बाद स्क्रीनिंग के बाद वाटर भेजा जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। वहां पे क्या होता है कि जब पानी उस टैंक में पहुंचता है तो उसमें जो हैवियर इम्प्योरिटीज हैं वो अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, अपने वेट की वजह से धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं, और जो क्लियर वाटर है जिसे हम कहेंगे स्पर्नट एंड वाटर, वो दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज द लोडिंग टैंक। Now, what is in loading tank? A solution of alum which act as a coagulant is added to the water in loading tank. Alum particle sits or sticks to the suspended particle, increases their load, which settle down easily under gravity. Alum also remove color, odor and unwanted taste from the water. अब उस लोडिंग टैंक में एलम डाला जाता है। एलम क्या है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में फिटकरी कहते हैं। तो फिटकरी क्या है, कोगुलेंट की तरह काम करती है। वो क्या करती है कि इम्प्योरिटीज जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज छोटी छोटी उनके साथ जा चिपक जाती है या उनके ऊपर वो बैठ जाती है, तो उनका लोड इम्प्योरिटीज का बढ़ जाता है। धीरे धीरे लोड, अपने ही लोड की वजह से वो हैवी हो जाएंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। एलम जो है वो कलर, ऑर्डर और अनवांटेड टेस्ट भी वाटर का रिमूव करता है ताकि उसको साफ किया जा सके। अब वाटर जो है वो हैवी इम्प्योरिटीज, सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे सारी सेटल होगी। इसके बाद जो है वो पानी जो स्पर्नेट वाटर, क्लियर वाटर है, वो नेक्स्ट टैंक में भेजा जाता है, दैट इज द फिल्ट्रेशन टैंक। The spurnet water from the loading tank is passed through a filtering set containing beds of fine sand, coarse gravel. Filtration remove all the suspended impurities including colloidal matter and most of the microorganisms. उसके बाद पानी जो है वो फिल्ट्रेशन बेड्स में से पास किया था। वो फिल्ट्रेशन बेड किसके हैं? फाइन सैंड के हो सकते हैं, ग्रेवल के हो सकते हैं, पत्थर बिजली के साथ छोटे छोटे कंकरों के। उसके बीच में से जब वो पानी गुजरता है तो वो एक्ट करते हैं एज ए फिल्टरिंग डिवाइस। तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज और कीड़े मकोड़े जो है वो वहां पे फंस जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, और पानी जो है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। The filtered water is passed through an aeration tank where air is passed to kill microorganism and to saturate it with water with oxygen. इसके बाद पानी एरेशन टैंक से पास किया जाता है। वहां पे इसमें हाई सप्लाई ऑक्सीजन की दी जाती है ताकि पानी में ऑक्सीजन भी ज्यादा हो जाए और जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी वहां पे मर जाते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन की वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। Now the water is clear, but it is still unfit for drinking because it may contains number of microorganisms that is a disease causing germs. तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, इसको नेक्स्ट टैंक में, दैट इज अ क्लोरिनेशन टैंक, उसमें पास किया जाता है। Calculated concentrated solution of chlorine is mixed with aerated water. Chlorine act as a disinfectant and kill the harmful disease causing microorganism. The process of killing the disease causing bacteria and microorganisms from water and making water safe for use is called as sterilization of water. तो पानी में से जर्म्स को खत्म करना या उनका, इसको वाटर को डिसइंफेक्टेंट करना बाय किलिंग द हार्मफुल डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, उसे कहा जाता है स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। तो वहां पे क्लोरिनेशन टैंक में सोल्यूशन डाला जाता है क्लोरीन का, ताकि जो भी जर्म्स है वो वहां पे मर जाए, ताकि हमारा वाटर जो है वो स्टरलाइज्ड वाटर हो जाए, वो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाए। इसके बाद पानी जो है, नो इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, फ्रॉम दैट वाटर इज सेंट टू द ओवरहेड टैंक या स्टोरेज टैंक में, एंड फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड टू होम्स एंड अदर प्लेसेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। इस तरह से क्लियर वाटर जो है वो इतने सारे स्टेप्स में से पानी गुजरने के बाद पानी साफ होता है और फिर हमारे घरों में आता है। तो आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ये देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो साफ करके हमारे घरों में आता है। सो दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक, सब टॉपिक कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर भी हमारा हो गया, और वाटर को कैसे सेपरेट आउट करना है, एयर के कंपोनेंट कैसे सेपरेट आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, द माय नंबर इज देयर। तो आपको अगर पिछला टॉपिक जो है वो आप इसी लिंक पे जाके दूसरा टॉपिक भी दे सकते हैं। तो ये सारा जो था, ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको सब ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा, बट टिल देन यू आर एडवाइज टू नोट ऑल दिस टॉपिक्स ऑन योर नोटबुक्स एंड लर्न देम। आप इनको नोट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, लर्न करिए। तो इसके बाद मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।